गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से और अंत के कुछ शोर पे हम पहुंच चुके हैं। एक दो क्लासें और बाकी है आपकी, एक दो क्लासें नहीं, लगभग आखिरी छोर पे हैं हम। कुछ और चीज़ें बाकी है जो मैं पढ़वा दूंगा आपको। हम वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं इसमें, और वायुमंडल के आखिरी टॉपिक्स है। इसके बाद जलमंडल है, जलमंडल में कुछ ही टॉपिक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं उनको समझा दूंगा, और ये समझाने वाली क्लास है अपनी, ठीक है। तो समझते हैं। हमने वर्षा का प्रकार आपको पढ़ाया था। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। उनको हम समझते हैं कौन कौन से प्रकार की होती है। फिर वर्षा के प्रकार के बाद मैं आपको महासागर की तरफ ले चलूँगा, ठीक है। तीसरी इकाई की तरफ ले चलूँगा, और तीसरी इकाई में हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें महासागरीय लवणता है, तापमान वगैरह, उनको उच्चावच वगैरह सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, और इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसमें एक टॉपिक और है, वो आपको दिवाली के बाद पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कॉपेन और थानतोड़ का वर्गीकरण। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। देखिए होता क्या है, इसमें हम वर्षा के प्रकार पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वर्षा प्रकार। देखिए वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार। कितने प्रकार है वर्षा के? 3 प्रकार। कौन कौन से हैं गुरुजी? पहला प्रकार वर्षा का है संवहनीय वर्षा। दूसरा प्रकार वर्षा का है पर्वतीय वर्षा, और तीसरा प्रकार वर्षा का है चक्रवाती वर्षा। विश्व में सर्वाधिक प्रकार की जो वर्षा होती है वो होती है पर्वतीय प्रकार की वर्षा, ठीक है। अब इनको देखते हैं, ये तीनों प्रकार की जो वर्षा है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये सारी चीज़ें समझने की है। तो देखते हैं, बात इतनी समझ में आ गई होगी आपके। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा, ठीक है। देखिए संवहनीय वर्षा में होता क्या है, संवहनीय जो तरंगे होती है, संवहनीय वायु जिसको बोलते हैं, कन्वेक्शनल विंड, तो वो क्या करती है, वो जलवाष्प को लेके जाती है ऊपर। जलवाष्प ऊपर जाकर के ठंडा होता है, बादलों का निर्माण होता है, वर्षा वही होती है। रोजाना ऐसी वर्षा होती है। मैंने आपको कल बताया था, मान लीजिए ये कोई जलीय क्षेत्र, क्या ये जलीय क्षेत्र, क्या भरा है इसमें? पानी। अब इसको आप चाहे तालाब मान लो, चाहे आप नदी मान लो, चाहे आप सागर मान लो, आपके जैसे समझ में आ रही है वैसे मान लिया। ये सागर, समुद्र, ठीक है। इसके पास इधर धरातल है, और धरातल के पास इधर ये डूंगर, बोले तो पहाड़। क्या ये? पर्वतीय क्षेत्र। समझना, हम संवहनीय पढ़ेंगे पहले, संवहनीय वर्षा। सूरज, ठीक है। सूर्य की किरणें पड़ेगी किस पर? जल पर। जल क्या बन जाएगा? वाष्प। जल गर्म होगा, गर्म होकर के क्या होगा? ऊपर की तरफ उठेगा। तो जल गर्म होकर के ऊपर उठेगा, उस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। कल भी मैंने आपको बताया था, कल हमने तीनों चीज़ों को पढ़ा था, इवेपोरेशन, संघनन और
कंडेंसेशन इसको कहते हैं संघनन को, और वर्षण प्रेसिपिटेशन, तीनों चीज़ों को पढ़ा था। समझ में आ गई होगी आपकी। ये वर्षा, ये जब सूर्य का तापमान इस पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है स्थल की अपेक्षा ये धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन स्थल पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थल तो गर्म होकर के ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये गर्म होकर के भाप बन जाएगा और ऊपर उड़ जाएगा, यानी कि इसका बन जाएगा क्या, वाष्प। क्या हो जाएगा इसका, वाष्प। ये जल वाष्प के रूप में ऊपर जाकर के किन का निर्माण करेगा, बादलों। किसका निर्माण करेगा गुरुजी, बादलों। अब बादल का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बादल इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, और बादलों के निर्माण के एक प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी तापमान बहुत कम हो जाएगा, यानी कि अवसांक बिंदु से नीचे चला जाएगा हिमांक बिंदु पर, जब हिम बन जाती है। तो जब हिम आसमान में बनेगी तो उसी स्थिति को, उसी कंडीशन को बादल कहते हैं। ठीक है, बादल उसी को कहते हैं। और बादलों में क्या होती है, बर्फ होती है, पानी नहीं होता। ठीक है, बर्फ होती है, जब वो बर्फ किसी वजह से पिघलने लगती है, वो आपस में रगड़ खाते हैं, टकराते हैं, तो उनसे बूंदें बनती है, और वो वायुमंडल में, अब चूंकि ऊपर से गिरती बर्फ के रूप में है वो, तो वायुमंडल में आती आती वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हमको क्या लगती है, वो बूंदों के रूप में, हम उसको वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं। ठीक है, मेघ कहते हैं। तो ये ऊपर से फिर बरसती है, इसको क्या कहते हैं, वर्षा। तो सिंपली जब ये प्रक्रिया होती है तो इसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, ये सूरज और जल का कार्य है। सूरज की रोशनी पड़ी, जल भाप बना, बादल बने, वहीं पर वर्षा हुई। दूसरी जगह वर्षा नहीं हो रही, ये बादल कहीं जा नहीं रहे, वहीं पर वर्षा कर रहे, जहाँ बादल बने वहीं पर वर्षा हो रहा। तो ऐसा अक्सर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। देखिए समझना, ये हमारा ग्लोब, ये हमारा भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर आपको खूब पता होगा, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, और भारत भी इसके ऊपर रह जाता है, इंडोनेशिया वगैरह का एक कुछ क्षेत्र आता है, बस। तो भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है वहाँ पर मुख्यतः समुद्र आते हैं। अधिकतर क्षेत्र किसका, देखिए ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है, फिर प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो यानी कि स्थल की अपेक्षा जलीय क्षेत्र ज़्यादा है भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति होती है तो किरणें सीधी पड़ती है, वाष्प बनते हैं, और यहाँ पर बारिश होती है रोजाना। कब होती है बारिश, रोजाना यहाँ पर बारिश होती है, रोजाना दोपहर के बाद बारिश होती है, क्योंकि दिन में वो गर्म होता है, दोपहर के बाद ऊपर उठती है, और संघनन होता है दोपहर के बाद। रोजाना की डेली का काम है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बारिश होती है, चाहे वो स्थलीय क्षेत्र हो चाहे वो जलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्रों में तो होना निश्चित है, ठीक है। स्थलीय क्षेत्रों में भी बारिश इस वजह से हो जाती है क्योंकि बादल हवा की वजह से चले जाते हैं उधर, तो स्थलीय क्षेत्रों में भी वर्षा करते हैं। बात समझ में आ गई। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। संवहनीय, ये जो सीधी सीधी ऊपर की तरफ उठती है, इन किरणों को, इन वाष्पीकरण की जो रेखाएं हैं, इनको संवहनीय रेखा के नाम से जाना जाता है। संवहनीय पवनों के नाम से, संवहनीय के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको संवहनीय यानी कि समान रूप से बहती हुई क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद संवहनीय वर्षा समझ में आ गई। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरी वर्षा कौन सी है। दूसरे प्रकार की वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा। वही मामला है, ये सागर है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, और ये जो सागर की पवन है, ये जो वाष्प बनेगा, ये वाष्प पर्वत के सहारे सहारे ये पवनें उठेगी, पर्वत के सहारे सहारे पवनें उठेगी, और उठ करके यहाँ पर ऊपर जाकर के किसका निर्माण करेगी, ये
बादलों। अगर सीधी ऊपर उठी तो संवहनीय वर्षा, बादलों के ये पर्वत के सहारे ऊपर उठेगी तो क्या होगा? देखिए, पर्वत के सहारे ऊपर उठने का मतलब ये है कि पर्वत दिन में तप जाएंगे, यानी कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वायुदाब कम। कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ये हमेशा आएगा। यहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाएगा, तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा और वायुदाब नीचे का ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलेगी, तो हवाएं जब चलेगी तो इसकी आर्द्रता को अपने साथ लेके जाएगी। आर्द्रता को अपने साथ लेके जाएगी तो चूंकि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र के पर्वत तो गर्म है, क्योंकि पर्वत तो पत्थर है, तो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जैसे ही अंतरिक्ष में पहुँचेगी, आसमान पहुँचेगी, तो संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगी। संघनन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होने लगेगा? बादलों का निर्माण होने लगेगा। और बादलों का निर्माण होने लगेगा तो ये बादल पर्वतों से टकरा कर वहीं पर वर्षा करेंगे। अक्सर देखना आप, विश्व में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है उसके आसपास आपको पर्वतों की स्थिति अवश्य मिलेगी। भारत के संदर्भ में देखते हैं, भारत का ये वाला तट आपने देखा है ना, दक्षिणी वाला, तो भारत के दक्षिणी तट में यहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला पाई जाती है, पश्चिमी घाट पाया जाता है, ये समझ लीजिए। तो पश्चिमी घाट खड़े कगार वाला है, ऊंचा है, यहाँ भूमि ढलान वाली है और ये एकदम से ऊंचा है, तो जैसे ही पवनें इधर से आती है टकरा करके यहीं पर वर्षा करती है। भारत में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा मेघालय करके एक राज्य है, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है शंकुआकार, गारो, खासी और जयंतिया। पढ़ा होगा आपने कभी? नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेंगे भारत के भूगोल में। गारो, खासी और जयंतिया 3 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये तीनों प्रकार की पहाड़ियों का काम क्या है? ये तीनों प्रकार की पहाड़ियाँ अपने अंदर बादल को ले लेती है, बादल कैसे न कैसे करके इनमें फंस जाता है तो फिर निकल नहीं पाता, और निकल नहीं पाता तो वहीं पर सारी वर्षा कर देता है, इसलिए ये यहाँ पर वर्षा होती है। तो विश्व में अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पर्वतों के कारण दूसरे क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती, उसके इधर बारिश। राजस्थान का मामला भी यही, राजस्थान के यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, ये इधर से जाते हैं मानसून, तो ये सीधा निकल जाता है, यानी कि इससे टकरा नहीं पाता, बारिश नहीं हो पाती। अगर इधर वाला मानसून आता है तो ये इससे जरूर टकराता है और कुछ मात्रा में बारिश यहाँ पर करता है। ध्यान रखिएगा, भारत में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश मानसून की कौन सी शाखा से होती है, तो इस वाली शाखा से नहीं होती, इस वाली शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश करने वाली मानसून की कौन सी शाखा है, तो वो भी बंगाल की खाड़ी वाली होगी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी की पवनें चलती है और यहाँ पर वर्षा करती है। ये वाली पवनें यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती, भारत में भी ये नहीं कर पाती। ये इधर, तो क्योंकि मानसून की 2 शाखाएं जाती है, एक तो आपने पढ़ा होगा इधर की तरफ चली जाती है और एक इधर की तरफ चली जाती है। ये इसकी छोटी बहन है और ये इसकी बड़ी बहन है। छोटी बहन जाकर के इसको यहाँ पर मिलती है, बड़ी बहन जाकर के इसको यहाँ पर मिलती है। ये दोनों शाखाएं यहाँ पर जाती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर मानसून का बहुत भयंकर तरीके से फूटना होता है, यानी कि वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश होती है कि ऐसा लगता है जैसे बादल फट चुका है, तो उसको बादलों का फटना कहते हैं। ठीक है, बादलों का फटना इसको कहते हैं। और यहाँ पर होता है मानसून का प्रस्फोट, मानसून का फूटना। मानसून यहाँ फूटता है, बादल यहाँ फूटते हैं, वो जो भी हो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, एक लाइव वीडियो है मेरा इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में, अगर आप मानसून के बारे में समझना चाहते हैं तो आप उसमें समझ सकते हैं, मैंने तफसील से उसमें समझाया है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो ये जब पवनें ऊपर उठ करके जाती है वाष्प वाली, तो बादलों का निर्माण करते हैं। बादल पर्वतों से टकरा कर जहाँ वर्षा करते हैं उनको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। बादल इस तरफ वर्षा करेगा तो ये इसको कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि वर्षा क्षेत्र कहेंगे। और अगर उस तरफ वर्षा नहीं कर पाएगा बादल, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि वहाँ पर ये बादल वर्षा नहीं कर पाता। सिंपल है, समझ में आ गई होगी। एक तीसरे प्रकार की वर्षा कौन सी होती है गुरुजी, वो भी बतला दो।
देखिए तीसरे प्रकार की वर्षा होती है वातागर। वातागर यानी कि चक्रवाती वर्षा। वातागरों का निर्माण होता है, यहाँ से मान लीजिए ये ठंडी वायु राशि है जो हमेशा नीचे जाएगी, यहाँ से मान लीजिए ये गर्म वायु राशि है जो ऊपर की तरफ जाएगी। जब ठंडी और गर्म वायु राशि एक दूसरे के संपर्क में आती है तो आनुपातिक इनके बीच में किसका निर्माण हो जाता है? बोलो किसका निर्माण हो जाता है? वातागर का निर्माण। अब ये पवनें सीधी सीधी तो चलती नहीं है, ये पवनें घूमती रहती है, तो घूमने की वजह से ये ठंडी वायु राशि नीचे चलेगी, इधर गर्म वायु राशि वापस इधर की तरफ आएगी, ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी वायु राशि फिर इधर जाएगी। इस तरीके से ये वातागर जो है ये मुड़ते रहते हैं, वातागर टेढ़े हो जाएंगे इस तरीके से। टेढ़े होने के बाद ये जैसे जैसे हवाएं चलेगी वैसे वैसे वातागर भी मुड़ते रहेंगे। और क्या होगा? बीच के क्षेत्र में निम्न वायुदाब हो जाएगा और बाहर के क्षेत्र में उच्च वायुदाब हो जाएगा। तो हवाएं चारों तरफ से यहाँ पर आने की कोशिश करेगी, चारों तरफ से हवाएं यहाँ पर आने की कोशिश करेगी, तो बीच वाला क्षेत्र का पानी जो है ऊपर उड़ जाता है। अगर समुद्र में होता है तो ऊपर उड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब वो वाष्प या पानी ऊपर उड़ जाता है तो ऊपर उड़ करके जमने लगता है, और जमने लगता है तो बादलों का रूप ले लेता है, और इस तरीके से धड़ाधड़ जिधर की तरफ ही जाता है वहाँ पर बारिश करता है। इस तरीके की वर्षा को चक्रवाती वर्षा के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों प्रकार की वर्षा है, तीनों प्रकार की वर्षाएं आपके उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसके बाद आज ही बताऊं या कल बताऊंगा, मैं आपको बतला देता हूं। महासागर का जो मामला था, कोपेन था थ्योरी वाला वर्गीकरण जो है, मैं अभी इतना टाइम नहीं मेरे पास किस मजा सकूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, परीक्षा में हमेशा आता है। मैं आपको बतलाऊँगा, तफसील से बताऊँगा समझ में, या फिर ऑफलाइन क्लासें आपकी शुरू हो जाएगी तो भी आपको बतला सकते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए अब महासागर वाला मामला है, महासागर का इकाई शुरू करते हैं। महासागर में देखिए हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं जलमंडल को। इसमें हमने उच्चावच पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था? उच्चावच, महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच में मैंने आपको जितने भी आंकड़े थे, आंकड़े उसमें से देख लीजिएगा, बस सिंपल से उस चित्र को समझिए जो चित्र है। ये क्या है? डिब्बा। तो इसमें आपने ये पर्वतमाला है, ये पठारी क्षेत्र है, फिर उसके बाद ये मैदान है, और मैदान के बाद यहाँ से ये जलमंडल शुरू। समझना भैया, ये क्या है? समुद्र। और ये क्या है? पर्वत है, ये पठारी क्षेत्र है, इसको मैदान मान लीजिए, ये समुद्र का तल है, समुद्र तल, ये पूरा समुद्र तल है, यहाँ से लेकर के वहाँ। समुद्र तल कहते हैं समुद्र का ऊपरी छोर, ठीक है, समुद्र के ऊपरी छोर को क्या कहते हैं? समुद्री तल कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये स्थल क्षेत्र है पूरा, और स्थलीय क्षेत्र तो यहीं तक है बस। चलिए स्थल मान लीजिए पूरा, वो क्या है? सागरीय क्षेत्र है। और ये लीजिए, अब देखिए समझने की कोशिश करना, इसमें 4 प्रकार के स्थलाकृति करते हैं, मैंने आपको बतलाई थी। जस्ट समुद्र तल के नीचे जो तट पाया जाता है वहाँ उथला सागर जिसको बोलते हैं ना। आप कभी गए हो समुद्र पर? नहीं गए। बीच पे गए हो कभी? समुद्र के किनारे नहीं गए? कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ, क्या करोगे जाके। अब देखना कभी समुद्र के किनारे जब आप जाओगे तो अगर मैदान है समुद्र के किनारे तो आप ये समझ लिए 500 मीटर तक
तक आप पैदल जा सकते हैं उसमें, ठीक है। इतना पानी नहीं रहेगा, आपके घुटनों तक, हो सकता है आपके सीने तक पानी आ जाए, 400-500 मीटर तक समुद्र में, क्योंकि लहरें आती हैं वहाँ पर, इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो उस क्षेत्र को महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है, या महासागरीय मग्न तट बोल दीजिए, एक ही बात। ये वाला जो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इतना मान लीजिए, इसको कहते हैं महासागरीय या महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि महाद्वीप का भाग है, महासागर का भाग तो इधर वाला है, ये महाद्वीप का भाग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। ये 180 मीटर तक इसकी जो है गहराई होती है, 180 मीटर तक इसकी क्या हो जाती है? गहराई हो जाती है। फिर इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा तीव्र ढाल हो जाता है इसका, तो इसको बोल देते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। फिर जब ढाल तीव्र हो जाता है, इसका तीव्र हो जाता है ढाल, ये 3 से 5 डिग्री होता है, देख लेना आप जितना भी मैंने लिखा है आपको, ये महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाता है। फिर इसके बाद ये एक चबूतरा सा हमको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चबूतरा सा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गहन महासागरीय मैदान। क्या बोला जाता है इसको? गहन महासागरीय मैदान के नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। इसी गहन महासागरीय मैदानों के अंतर्गत बीच बीच में कहीं कहीं पर, गहन महासागरीय मैदानों के अंतर्गत बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या होता है? कुछ गर्त पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं बहुत गहरे गहरे, उसको महासागरीय गर्तों के नाम से जाना जाता है। महासागरीय गर्त, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये पर्वत है, ये स्थल है पूरा, ठीक है, ये स्थल है, ये पर्वत पठार मैदान, इस समुद्र का तल आ गया है, ठीक है। ये यानी कि यहाँ पर समुद्र और जल का लेवल, सागर का लेवल, सागर और स्थल का लेवल बिल्कुल बराबर है। फिर उसके नीचे जैसे जाएंगे हम सागर के अंदर, तो उस क्षेत्र को 180 मीटर तक के क्षेत्र, गहराई तक के क्षेत्र को, उसको बोल देंगे हम महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल, क्यों थोड़ा तीव्र ढाल आएगा, महाद्वीपीय मग्न ढाल। फिर उसके बाद एक, जैसे हम स्थल पर रहते हैं समतल मैदान, उसी तरीके से समुद्र के अंदर भी समतल मैदान होता है। वहाँ पर कई सारे पंख पाए जाते हैं, जिनको हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, लाल पंख, हरे पंख, नीले पंख वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ वगैरह सब हम पढ़ेंगे, तो वो पाए जाते हैं, लाल मिट्टी वगैरह। फिर उसी के अंदर बीच बीच में बहुत गहरे गहरे खड्डे पाए जाते हैं, उसको महासागरीय गर्त बोले जाते हैं। महासागर के अंदर पठार भी पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं, उनको कगार बोलते हैं। अगर पर्वतनुमा स्थला करती है तो उनको कगार बोला जाता है, कटक बोला जाता है उसको, रिज। और अगर पठारी जैसा क्षेत्र है, ऊपर से चट्टानी क्षेत्र है, गोल है, गुंबदाकार आकृति है, उसको गुयोट बोला जाता है, जियोट या गुयोट के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको नक्शा बना लीजिए आप, बहुत आसान चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए ये हो गया। अगर इसके अंदर पर्वत पाए जाते हैं महासागरों के अंदर, तो उनको कटक बोलते हैं, कटक, अंग्रेजी में रिज के नाम से जाना जाता है, RIDGE। और अगर पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, गुंबदाकार उनकी स्थलाकृति होती है, तो उनको जियोट के नाम से जाना जाता है, जियोट, गुयोट हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।